अमित शाह जी का पक्का काम। सर कहां से निकला आज का आइडिया, मैं ये बता देता हूं। और अमित शाह जी का वर्क स्टाइल और काम जो बड़े उन्होंने किए हैं और क्या बीड़े उठाए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? ओवैसी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, 1-2 रोज पुराना स्टेटमेंट है, और वो एसआईआर का काम चल रहा है तेलंगाना में, उसके सिलसिले में एक जगह भाषण कर रहे थे। वहां उन्होंने अमित शाह जी का नाम लेकर के एक बात कही अमित शाह जी के लिए। वो कह रहे थे कि ये 6 करोड़ लोग एसआईआर में जिनके नाम कट गए, इन सब से पूछताछ होगी। और अमित शाह ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफी चेंज को लेकर के, वो उसकी मीटिंग ले रहे हैं। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि एसआईआर के बाद अब अमित शाह एनआरसी लेकर के दोबारा आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा, उन्होंने हमको एक हुक दे दिया बात करने के लिए। उन्होंने कहा यह आदमी कच्चा काम नहीं करता, ऐसे ही बोला। अमित शाह कच्चा काम नहीं करता और हवाई फायर नहीं करता। अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो सोच समझ लेना दूर का सोच के कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बात मन में है, कोई टारगेट मन में है। तो अमित शाह जी का अगला लक्ष्य क्या हो सकता है देश के लिए या पॉलिटिकली अपनी पार्टी के लिए? और अगर आप वाकई अगर ये जो एक वाक्य उन्होंने कहा कि अमित शाह कच्चे काम नहीं करते, तो अगर इसका उदाहरण आपको देखने हैं तो पिछले 12 साल में आपको न जाने कितने उदाहरण इसके मिल जाएंगे। अभी डिस्कस हम लोग करते हैं। 2014 से शुरुआत कीजिए, उत्तर प्रदेश का नतीजा 73 सीट। 2019 में भी जो बहुत अच्छा रिजल्ट था, शायद 63-64 सीट था। 64 सीट उसको अभी पश्चिम बंगाल का पूरी तरीके से आर्किटेक्ट अमित शाह जी को उनकी पार्टी के तौर पर आप जो हैं वो देख सकते हैं। नक्सलवाद का जिस तरीके से खात्मा हुआ, 370 हट गई देश से भाई, पूरी तरीके से उन्होंने वो मैनेज किया वो काम। राम मंदिर के बाद पूरे देश के अंदर शांति रही, एक कंकर कहीं नहीं चला। तो ये गृहमंत्री के तौर पर उनकी अचीवमेंट्स हैं, और अपनी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर भी अभी 2-3 ऐसे काम हुए हैं जो 20 साल से नहीं हो रहे थे। वो राजस्थान और हरियाणा के बीच पानी का समझौता जो कराया, अभी कल ही 4 राज्यों के बीच में नर्मदा के पानी का समझौता कराया है, मध्य प्रदेश को, वो महाराष्ट्र को, जिसमें पानी मिलने लगा। तो ये सारे ऐसे काम हैं जो लोग भूल गए थे, मान लेते हैं चलता रहता है। अभी भी बहुत 1-2 काम ऐसे हैं जो दशकों से पेंडिंग है, शायद उन्हीं के हिस्से आए उनको सुलझाने का काम। लेकिन अमित शाह जी कच्चे काम नहीं करते, ओवैसी जी का मानना है। स्टेटमेंट पक्की है, काम कच्चा नहीं होता नहीं, उसमें और बिना सोचे समझे नहीं होता, बिना प्लानिंग के तहत नहीं होता। एक छोटे उदाहरण से सौरभ समझें कि जैसे देखा होगा आपने, कल भी देखा होगा कि दिल्ली में रीज को लेके वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। इससे पहले भी वो करते रहे हैं देश में। तो जहाँ जब वो पेड़ जाके लगाते हैं ना सौरभ, जैसे छोटे पौधे के तौर पे या बीजारोपण जो भी उन्होंने किया, उसके 1 साल बाद 2 साल बाद भी अगर वो वहाँ गए या वहाँ से संबंधित किसी अधिकारी का बाकी ऑफिशियल काम के लिए फ़ोन आया, तो उनका पहला सवाल ये ज़रूर रहता है कि मैंने जो पौधा लगाया था, जो उसका क्या हाल है, उसकी सेहत कैसी है, उसमें पानी दिया जा रहा है कि नहीं, उसमें उर्वरक दिया जा रहा है कि नहीं। और न सिर्फ इतना पौधा लगाए, वहाँ के डायरेक्टर की पहली सूटती जिम्मेदारी पानी दिया। जैसे वो CASF का है या बाकी दूसरे लोग हैं, तो उनसे वो CRPF के हैं या कोई भी ऑफिशियल हो या कोई पॉलिटिकल क्लास के व्यक्ति हों, तो उनसे वो ये ज़रूर पूछते हैं कि उसकी सेहत कैसी है, कितना बड़ा हुआ। और न सिर्फ सौरभ इतना, बल्कि वो जो पौधा जिस चीज़ का है उसका नाम लेकर पूछते हैं। उनको ये पता होता है कि जामुन का हमने कहाँ लगाया था, बरगद का कहाँ लगा था, यहाँ किस चीज़ का लगा था, ये एग्जैक्टली पता होता है। ये मैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद की भी बात कर रहा हूँ। 4 साल बाद अगर वो उस जगह पे गया तो अचानक बोलेंगे यार वो पौधा 4 साल पहले जो मैंने लगा था, बीच में बात हो रही, चला दिखाओ, चलो हमको बताओ कैसे है। कई बार पिक्चर मंगा लेते हैं कितना बड़ा हुआ। तो इस छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर इन मामलों में इतनी बारीकियों पर वो ध्यान देते हैं, तो बाकी उस तरह का काम तो कितना पक्का करते होंगे, जो कि उनके टॉप एजेंडा में। अभी के टॉप एजेंडा की अगर आप बात करें तो 2 चीज़ें सौरभ उसमें एकदम से नज़र आ रही हैं उनकी पूरी फंक्शनिंग में। पहली चीज़ तो ये कि ड्रग्स कंट्रोल, जैसे नक्सलवाद को ख़त्म करना था ना, वैसे ड्रग्स कंट्रोल पूरे देश में वो उनके एकदम से एजेंडा में है। और दूसरा जो कि सीधे इससे जुड़ जाएगा, अवैध घुसपैठ की समस्या को ख़त्म करना है। आगे ना आए वो एक हिस्सा, जो आगे है उनको बाहर करना। एज होम मिनिस्टर ये 2 अगले लक्ष्य हैं। अगले उनके 2 टारगेट जो बड़े टारगेट है वो ये दोनों ड्रग्स और घुसपैठी है। और जो आगे हैं उनको बाहर कैसे करना है, उसके लिए वो इस बात को लेकर भी तैयार हैं कि इसमें जितना भी हमें वक्त लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन ये टारगेट मुझे चाहिए। और ये वैसा ही कमिटमेंट नज़र आ रहा है जैसे 370 को लेकर बोलते थे, जैसा कि नक्सलवाद को लेकर बोलते थे। नक्सलवाद पे सौरभ उनका ये कहना था, जब उनको कहा गया कि आप एक डेडलाइन तय कर रहे हैं, ये बैकफायर कर सकता है पॉलिटिक्स में, मान लीजिए उस समय नहीं हुआ, 6 महीना और बढ़ जाएगा, तो उनका ये कहना था कि दोनों चीज़ें नहीं चल सकती, कि देश में नक्सलवाद भी हो और गृह मंत्री अमित शाह भी रहे, दोनों में से एक को तो ख़त्म होना होगा। तो या तो गृह मंत्री के तौर पे मैं ख़त्म हो जाऊं, या फिर वो नक्सलवाद ख़त्म होगा।
और नतीजा क्या रहा? और घुसपैठ में भी घुसपैठ सिर्फ रोकना नहीं, घुसपैठियों को बाहर निकालना, निकालना। और उसमें जिस तरीके का वक्त लगेगा, जितनी जटिलता आएंगी, उसके लिए जो कुछ भी चेक करना है वो मैं करूंगा। ठीक है। लेकिन ये दो एजेंडा नजर आता है। सर कोई भी बड़ा नेता मतलब वो सिंबलाइज करता है किसी भी चीज़ को। हम लोग कई नेताओं का उदाहरण दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देकर देंगे तो ठीक है भी, एक मॉडर्निटी भी झलकती है, फिर उसके अंदर उन्होंने हिंदुत्व को, परंपराओं को जिस तरीके से संवारा है, जो कुछ किया है, आप बता सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अमित शाह को देखेंगे या अमित शाह को स्टडी किया जाएगा कुछ वक्त बाद, तो अमित शाह क्या सिंबलाइज करेंगे? नहीं, मुझे सरदार पटेल का एक जो है उनकी घटना याद आती है। निज़ाम हैदराबाद का आदमी आया था से मिलने के लिए, तो उन्होंने वीपी मेनन को बुलाया, कहा कि भाई इनके होटल में ठीक से रुकने का इंतज़ाम किया। बोले नहीं, इन्होंने कहा कि वो जामा मस्जिद के पास रुकेंगे, तो वहीं रुके हुए।